हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र ग्वाले। आज मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इन्फेंटिसाइड क्या होता है, जो कि एक फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं इन्फेंटिसाइड होता क्या है। सो एज वर्ड सजेस्ट, इन्फेंटिसाइड इट मीन्स किलिंग ऑफ एन इन्फेंट up to the age of 1 year or 12 months, or we can also say that a newly born baby up to the age of 12 months are known as infant. So 0 to 1 year की अगर एज है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, या 0 to 12 months की एज को हम एक इन्फेंट बोलते हैं। और इसी इन्फेंट को अगर कोई पर्पसली और अनोइंगली अगर उसको किल कर रहा है, मार रहा है, तो हम इस टर्म को डिनोट करते हैं इन्फेंटिसाइड से। सो लीगल टर्म हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इन्फेंटिसाइड? अकॉर्डिंग टू द लॉ, किलिंग ऑफ एन बेबी हुज क्रॉसेज द एज ऑफ वायबिलिटी। इट मीन्स द एज ऑफ वायबिलिटी इज 28 weeks or 7 months who can survive independently. So the age of viability, it means a infant or a baby who can survive independently. So killing by someone is called as infanticide. सो इन्फेंटिसाइड जब भी अगर आप देखते हैं तो आपको यही समझना है कि टॉपिक को, कि किलिंग हो रही है एक इन्फेंट की जो कि एज लाई करती है 0 to 1 year या 0 to 12 months, and according to the law it is considered as 28 weeks or age of viability. मेडिकल टर्म, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन रहेगी इसकी, किलिंग ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी और इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 12 months इज कॉल्ड एज इन्फेंटिसाइड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में रहेगा, सब हेडिंग रहेगी। तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑटोप्सी सर्जन व्हाइल एग्जामिनिंग डेड इन्फेंट। जैसे कि फॉरेंसिक मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं, पोस्टमार्टम हमें करना होता है फॉरेंसिक मेडिसिन में। तो इसमें हम देखते हैं जो ऑटोप्सी कर रहे हैं सर्जन, ड्यूटीज ऑफ ऑटोप्सी सर्जन। तो उसमें हमें सर्जन की ड्यूटीज को आइडेंटिफाई करना है कि एक न्यूली बॉर्न अगर इन्फेंट अगर आपके पास आता है, एक बच्चे की बॉडी आपके पास आती है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के लिए, तो हमें उसमें क्या क्या चीजें हमें मेनली उसमें देखना पड़ेगा, क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे रहेंगे, क्या क्या हमारी मेन ड्यूटीज रहेंगी उसमें, तो वो हमें देखना होगा। नंबर 1 है हमारा एज। सो व्हाट इज द एज ऑफ इन्फेंट, वेदर द एज ऑफ इन्फेंट ऑफ वायबिलिटी और नॉन वायबिलिटी। सो इसका मतलब है जो एज है वायबिलिटी की क्रॉस कर गई है, यानी 28 वीक से क्रॉस कर गया है, या 7 मंथ से क्रॉस कर गया है बेबी या नहीं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है एज सबसे पहले। नंबर दूसरा पॉइंट आएगा, बेबी वॉज बोर्न अलाइव, स्टिल बोर्न और डेड बोर्न। सो इस इन तीनों में हमें देखना है कि जो बेबी बॉर्न किया गया है वो या तो जीवित पैदा हुआ है या तो मृत पैदा हुआ है, यह हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और स्टिल बॉर्न या डेड बॉर्न, जो कि हम स्टिल बॉर्न को मैटरनल पैसेज में डेथ बताते हैं। तो इन तीनों का आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर, और ये हम अपने अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बॉर्न अलाइव, स्टिल बॉर्न और डेड बॉर्न के अंदर। नंबर थर्ड आता है हमारा, इफ द बेबी वॉज बॉर्न अलाइव, हाउ लॉन्ग द बेबी हैज सर्वाइव्ड। अगर बच्चे ने जीवित जन्म लिया है तो वो कब तक जीवित रहा, ये हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन एंड इट विल हेल्प इन द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इसका अर्थ यह है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होते हैं, जैसे कि हम किसी परिस्थिति पे जाकर उसको फाइंड आउट करते हैं तो कुछ एविडेंस हमें उसमें मिलते हैं, वही सेम एविडेंस हमें डेड बॉडी से भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस को जब हम फाइंडिंग्स निकालेंगे, जो कोरोबोरेटिव फाइंडिंग्स आएंगी, तभी हम इसको बोलेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस। उस समय यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा कितनी देर तक जीवित रहा, अगर जीवित पैदा हुआ तो कब तक वह सरवाइव किया। तो तीसरा यही एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको एक जानना है, ड्यूटीज ऑफ ऑटोप्सी सर्जन में हमें जानना होता है। चौथी और बहुत अहम भूमिका जो निभाता है, चौथा जो पॉइंट है हमारा,
वो है व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ हमें आइडेंटिफाई करना होता है, किस कारण से उस बच्चे की डेथ हुई है, उसकी जान गई है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पहले पॉइंट पे कि हम उसकी एज का पता कैसे लगाएंगे। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमारी ड्यूटीज में, उन ड्यूटीज में से फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा हाउ टू एसेस द एज ऑफ एन इन्फेंट। तो इन्फेंट, देयर आर वेरियस मेथड टू एसेस द एज ऑफ न्यूली बॉर्न इन्फेंट। एक इन्फेंट को हम इन्फेंट की एज पता लगाने के लिए बहुत सारी तकनीक होती हैं, मेथड्स होती हैं। नंबर एक, लेंथ ऑफ द बॉडी। लेंथ ऑफ द बॉडी जैसे कि इन्फेंट की बॉडी हम एक टेबल पर रखते हैं या एक डायग्नोस्टिक मेजरमेंट टूल आता है जिससे हम उसको मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। उससे हम उसकी लेंथ लेते हैं। तो पहला तकनीक तो ये हो गया। नंबर दो, ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ऑसिफिकेशन सेंटर्स आप जानते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर्स वो सेंटर होते हैं जो कि हमारी बोन के अंदर पाए जाते हैं। जिस जगह से आपकी बोन ग्रो करती है उसी को हम ऑसिफिकेशन सेंटर बोलते हैं। नंबर थ्री, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। बेबी के बॉडी के अंदर अलग अलग एज में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब वह 2 महीने का होता है तो उसमें अलग बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में ही अलग चेंजेस मिलते हैं। 5 मंथ्स का होता है एग्जाम्पल के तो अलग मिलते हैं, 9 मंथ का होता है तो अलग चेंजेस मिलते हैं। तो इन तीनों से हम इसकी एज पता लगा सकते हैं। तो पहला कॉमन और इजी मेथड जो है वो लेंथ का आता है। तो लेंथ का हमें एक चार्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आपको उसको लर्न करना होगा। जैसे कि एक साइड आप लिखेंगे लेंथ इन द सेंटीमीटर और एक तरफ लिखेंगे एज इन मंथ्स। ये ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो अगर आप सिंपली अगर आप बनाना सीख गए तो आप बहुत अच्छे से इसका निकाल पाएंगे, वैल्यूज को निकाल पाएंगे। जैसे कि एक तरफ लिख देंगे हम एज और एक तरफ लेंथ इन सेंटीमीटर। एक साइड हमने एज लिख दिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंथ्स हमने लिख दिया है। लेंथ वाले साइड में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक का काउंट लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंटू करेंगे 1 2 3 हमने लिखा, उसके बाद कंटिन्यूसली 5 5 5 5 5 5 आएगा। 6 टाइम 5 आ गया हमारा। और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, 1 into 1 = 1 सेंटीमीटर, 2 into 2 is 4 सेंटीमीटर, 3 into 3 is 9, फिर 4 into 5 20 सेंटीमीटर, 5 into 5 25 सेंटीमीटर, 6 into 5 30 सेंटीमीटर, 7 into 5 is 35 सेंटीमीटर, 8 into 5 is 40 सेंटीमीटर, 9 into 5 is 45 सेंटीमीटर एंड हेंस ये वैल्यू हम उसकी निकाल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अगर है तो वह 1 मंथ का हो गया। 4 सेंटीमीटर अगर उसकी इन्फेंट की लेंथ है तो वह 2 सेंटीमीटर हो गया। 9 सेंटीमीटर अगर है तो 3 सेंटीमीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर है तो 4 मंथ का हो गया। 25 सेंटीमीटर है तो 5 मंथ का हो गया। इस तरीके से अगर 45 सेंटीमीटर तो 9 मंथ का हो गया। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो हमने इसमें पढ़ा था वो है ऑसिफिकेशन सेंटर्स के थ्रू हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑसिफिकेशन सेंटर से हम कैसे, तो कब काम में आते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर, ये हमें बहुत जानना जरूरी होता है। जैसे कि अगर पूरी बॉडी अगर हमारे सामने है, अगर इंटेक्ट बॉडी हमारे पास अगर पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए गए हैं तो हम उसकी एज डायरेक्ट हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और हमारी लेंथ से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो ऑसिफिकेशन सेंटर हमारे कब काम आएगा, जब काम आएगा जब हमें कोई बॉडी कंप्लीट नहीं मिलती या म्यूटिलेटेड मिलती है या कुछ उसका पार्ट अगर हमें मिलता है, तब ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमारे लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। तो व्हेन एंड व्हाई द ऑसिफिकेशन सेंटर्स आर वेरी यूजफुल, सपोज if a body of an infant came to you is mutilated, you cannot measure the length of the baby at that time, then ossification centers are very useful। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई बॉडी अगर आपके पास म्यूटिलेटेड आई है या उसका कोई पार्ट आया है तब यह ऑसिफिकेशन सेंटर्स एक एज को पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इससे हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो द बोन्स विच वी हैव टू चूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो भी हम चूज करते हैं, कौन कौन सी बोन हम इसमें चूज करते हैं, तो मेनली हम 6 बोन्स को देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैल्केनियम, टेलस और क्यूबॉइड, ये 3 जो बोन्स होती हैं वो पाई जाती हैं फुट में या लोअर लिम्ब में। तो कैल्केनियम का जो ऑसिफिकेशन सेंटर से हमें 20th वीक में देखने को मिलता है। 20th वीक या 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ का 5 मंथ में हमें देखने को मिलता है। टेलस बोन जो है वो 7 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में हमें देखने को मिलेगा। क्यूबॉइड बोन में है तो उसमें हमें 9th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में देखने को मिलेगा। सो आप एक बार और देख सकते हैं, कैल्कुलियम 20 वीक या 5 मंथ, टेलस 28 वीक या 7 मंथ, या क्यूबॉइड 9 मंथ या 40 वीक्स में हम देख सकते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम में भी हमें इसी समय देखने को मिलेगा। एट अपर एंड ऑफ द टीबिया एंड लोअर एंड ऑफ द फीमर, दोनों ही फ्यूज ऑसिफिकेशन सेंटर हमें देखने को मिलते हैं 9 मंथ्स में। ऑसिफिकेशन सेंटर्स कैसे दिखते हैं? ऑसिफिकेशन सेंटर्स जब हम इनको क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कट करते हैं स्काल्पल से, तो हमें देखने को मिलता है द ऑसिफिकेशन सेंटर लुक लाइक अ रेड स्पॉट, रेड स्पॉट की तरह हमें ये देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टीबिया में ये फुल टर्म में देखने को मिलता है। लोअर एंड में 9th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में देखने को मिलता है। टेलस, कैल्केनियम और क्यूबॉइड में आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस इसको कट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से देखने में मिलेगा। नंबर 3 जो फीचर आ रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम देखते हैं। पहले मंथ का फीटस अगर रहता है तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपको वो बॉडी मिलती है। तो फर्स्ट मंथ फीटस में हम देखेंगे उसकी लेंथ, लेंथ रहेगी हमारी 1 सेंटीमीटर। इस समय ये एक बहुत छोटा समय है जिसमें कि हमें कोई भी डिस्टिंग्विशेबल मॉर्फोलॉजिकल फीचर अभी तक डेवलप नहीं हुए होते हैं। फेस इज नॉट डेवलप्ड, आइज आर स्मॉल डॉट लाइक अपीयरेंस, आइज जो है बिल्कुल एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। लिम्स डू नॉट डेवलप, लिम्स का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। सेकेंड मंथ में हम आते हैं तो फेस इज नॉट फॉर्म्ड, इसमें भी जो है फेस फॉर्म नहीं होता है। आइज सेम एज फर्स्ट मंथ आर स्मॉल डॉट लाइक, ब्लैक डॉट लाइक। लिम्स स्टार्ट ग्रोइंग लाइक बर्ड्स, बर्ड जिस तरीके से बढ़ते हैं उस तरीके से हमें एक देखने को मिलता है लिम्स। एंड द लेंथ ऑफ अपर एंड लोअर लिम इज ऑलमोस्ट इक्वल। अपर लिम और लोअर लिम को अगर हम सेंटर से मेजर करें तो वो दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल। देयर इज एक्शियल रोटेशन ऑफ द अपर लिम इज सीन, सो बोथ आर्म्स कम इन द फ्रंट और ऑफ फेस। जब बर्ड्स का एक्शियल रोटेशन होता है फ्रंट की ओर तो उस समय हमें इस सेकेंड मंथ में ही वो होता है। थर्ड मंथ में हम जब बात करते हैं तो द लिम्स ऑफ द फीटस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। जो लिम्स होती हैं फीटस की वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती हैं, बट स्टिल अपर लिम आर शॉर्टर देन लोअर लिम लेंथ। अपर लिम जो है वो थोड़ी शॉर्ट रहेगी लोअर लिम से। टोज में अगर हम आइडेंटिफाई करें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, दे आर सेपरेटेड बेविस अपीयर। टोज जो रहते हैं वो फिंगर्स मतलब टोज में हमारे सेपरेट हो जाएंगे, उसमें हमें बैब का फॉर्मेशन दिखेगा। ईयर इज एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल जो रहता है उसके एंगल पे हमें ईयर देखने को मिलेगा। आईज जो रहेंगी वो क्लोज रहेंगी। बोथ द प्यूपल्स आर अटैच बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों प्यूपल्स अटैच रहेंगे। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना प्यूपिलैरिस। ये आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेक्स बर्ड अपीयर बट the remarkable distinguished changes are not seen in the sexual layers. It means सेक्स बर्ड्स जो रहते हैं वो अपीयर हो चुके हैं, बट हम इस समय आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसका जेंडर हम नहीं बता सकते कि ये मेल बनेगा आगे चल के या एक फीमेल को तरह मॉडिफाई होगा। तो ये अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम थर्ड मंथ की एज में।
फोर्थ फोर्थ मंथ पर जब हम आते हैं इंट्रायूटेरन लाइफ में, तो सम चेंजेस आर सीन इन द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं गॉल ब्लैडर इज फॉर्म्ड। जो गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, वो बन चुकी है। बाइल इज सीक्रेटेड इन द इंटेस्टाइन एंड द म्यूकोनियम इज प्रेजेंट अप टू द ड्यूडेनम। तो जो बाइल गॉल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट होती है वो हमें इंटेस्टाइन में मिलती है, एंड द म्यूकोनियम इज प्रेजेंट। तुझे तो एक म्यूकोनियम और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक PM किस तरीके से हम, जैसे कि आप के पास अगर एक बॉडी आई, उसमें हमें अगर GIT में हमें देखने को मिल रहा है कि गॉल ब्लैडर, GIT में हमें बाइल का सीक्रेशन हमें देखने को मिला है, तो हम उससे अंदाजा लगाएंगे कि बॉडी अबव देन 4 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ है। फिर आगे हम उसमें और भी फीचर्स देखेंगे जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, 5th का है, 6th का है, 7th का है, इस प्रकार से हम उसका आइडेंटिफाई लगा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर एक बात की, म्यूकोनियम इज प्रेजेंट अप टू द ड्यूडेनम। तो म्यूकोनियम क्या होता है, तो वो म्यूकोनियम देखते हैं। इट इज द अर्ली स्टूल ऑफ इन्फेंट विच इज डार्क ग्रीन इन कलर। म्यूकोनियम को ही हम अर्ली स्टूल बोलते हैं इन्फेंट का, जो कि डार्क ग्रीनिश इन कलर होता है, बिकॉज इट मिक्स विद द बाइल एंड विस्कस इन नेचर। ठीक है। इट कंटेन्स सेल्स, क्या क्या कंटेन करता है म्यूकोनियम, सेल्स को, म्यूकस को और एमनियोटिक फ्लूइड को। एंड अनदर फाइंडिंग इज इन द 4th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ इज कॉन्वोल्यूशंस इन द ब्रेन आर स्टार्ट फॉर्मिंग। जिस तरीके से आप एक ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कि उसमें कॉन्वोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, सर्कस एंड गायरा देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा, उस प्रकार से वो कॉन्वोल्यूशंस 4th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ में हमें देखने को मिलेगा सेबेसियस ग्लैंड आर बिकम एक्टिव। जो कि सेबेसियस ग्लैंड है वो हमें देखने को मिलेंगे, एंड सीक्रेट विद अ व्हाइट वैक्सी सब्सटेंस ओवर द स्किन कॉल्ड सीबम। तो सेबेसियस ग्लैंड का एक्टिव हो जाते हैं और अपनी एक व्हाइट वैक्सी सब्सटेंस को वो सीक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबम। द लिम्स स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेजुअली। 5th मंथ में हमें देखने को मिलता है कि लिम्स जो है वो स्टार्ट करती हैं धीरे धीरे बढ़ना, और स्टिल द अपर लिम आर स्लाइटली शॉर्टर देन द लोअर लिम। अपर लिम अभी भी लोअर लिम से शॉर्ट है। और इसमें हम देखने को मिलेगा म्यूकोनियम सीन टिल लार्ज इंटेस्टाइन। जो म्यूकोनियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक आ चुका है। ऑसिफिकेशन सेंटर्स में हमने जब बात की थी तो हमें देखने को मिला था कि 5th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेरन लाइफ में हमें कैल्केनियम बोन के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर दिखाई देता है। फंक्शन ऑफ सीबम अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि क्या उसका फंक्शन है। इट मेक्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्किन ऑफ फीटस। फीटस की सुपरफिशियल लेयर या सबसे ऊपर वाली लेयर पे हमें एक कोटिंग देखने को मिलती है, एक वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है, विच प्रोटेक्ट द डैमेज ऑफ स्किन लेयर विच इज इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड। आप देख सकते हैं कि मदर नेचर ने कितना अच्छा एक मैकेनिज्म दिया है। जिस तरीके से एक बेबी अपने इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर रखा हुआ होता है और वहां पर वो सिंक किया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है, तो वहां पर डिफ्यूजन ना हो या ऑस्मोटिक चेंजेस ना आए, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट अलग अलग है, अमनियोटिक फ्लूइड की डेंसिटी अलग है, उसमें से आयन स्किन के थ्रू ज्यादा पास ना हो, कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो या हाइपर हाइड्रेशन ना हो, इसलिए मदर नेचर ने एक वैक्सी सीबम जो है उसकी स्किन पर एक प्रोटेक्शन लेयर कवर करती है, जिसके थ्रू वो उसमें उसकी स्किन पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कितना अच्छा फंक्शन है आप सीबम का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ की। तो 6 मंथ में हम देखने को मिलेगा स्किन इज रिंकल्ड बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इज लेस और नेग्लिजिबल। इस स्टेज में हमारे पास जो बच्चा है उसके पास सबक्यूटेनियस फैट नहीं रहता, और या रहता है तो बहुत कम रहता है, तो उसके कारण से उसकी जो स्किन है वो रिंकल्ड हो जाती है ना, रिंकलिंग हमें उसमें देखने को मिलती है। नेल्स बिकम्स थिक बट दे आर नॉट अप टू द टिप ऑफ द फिंगर। नेल्स फॉर्म हो चुके होते हैं और वो हमें टिप ऑफ द फिंगर तक नहीं होते हैं,
देखने को मिलते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन वो टिप ऑफ द फिंगर तक नहीं होते हैं। आईलिड्स जो देखने को मिलती हैं, आईलिड्स आर स्टिल क्लोज्ड, अभी भी आईलिड्स क्या है, क्लोज्ड है। और कलर ऑफ द स्किन अगर हम देखेंगे तो वो हमें सिनेबार रेड दिखेगी। सपोज अगर आपके पास इन फाइंडिंग्स के साथ अगर कोई केस अगर आपके पास आता है तो आप तुरंत उसको एक उसकी लेंथ के थ्रू पहचान जाएंगे। और अगर उसमें 5 मंथ में जो हमें कैल्केनियम बोन का वो देखने को मिलता है ऑसिफिकेशन सेंटर उससे, और ये सारे फीचर को आप देखने को मिलते हैं, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये अबव देन 5 मंथ ऑफ एज का इंटरव्यूटर्न लाइफ का बेबी है या 6 मंथ का इंटरव्यूटर्न लाइफ का बेबी है जो हमारे पास आया है। सो अब हम देखते हैं 7 मंथ ऑफ इंटरव्यूटर्न लाइफ में। 7 मंथ ऑफ इंटरव्यूटर्न लाइफ एक एज ऑफ वायबिलिटी को हम कहते हैं, जिसमें एक इन्फेंट और एक जो भी न्यूली बॉर्न है वो अपने इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है, बिना किसी के डिपेंड हुए बिना वह जीवित रह सकता है। क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला, इसमें आईलिड्स जो रहती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और सबसे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो लंग्स हैं वो वेल फॉर्म्ड हो जाते हैं, जो कि अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर कर सकते हैं। सो अब इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। Eyelids are separated, so now eyes can be open. Ear is above the level of angle of mandible. Alveoli जो है, alveoli are formed in the lungs and they are lined by the flat epithelium. Capillaries are also formed in the lungs. Capillaries अगर आ गई है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अगर लंग्स में हो रहा है, इसका मतलब ये लंग्स अब काम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ दिस जो भी कैपिलरीज और एल्वुलाई डेवलप हुए हैं उनके कारण अब रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल है। दैट्स बाय द एज ऑफ इन्फेंट कंसिडर्ड एज द एज ऑफ वायबिलिटी। यही एज ऑफ वायबिलिटी को कंसिडर किया जाता है, जो कि हमारे 210 डेज यानी 210 दिन या 7 महीने या 28 सप्ताह हो सकते हैं। और जो म्यूकोनियम हमने पीछे पढ़ा हुआ था वह हमारे होल जीआईटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मंथ हमारा आता है 8th मंथ ऑफ इंट्रायूट्रन लाइफ। इसमें लिम्स आर ग्रोइंग एज पर देयर एज। लिम्स जो है वो ग्रोइंग हो रही होती हैं। मेल्स के अंदर देखने को मिलता है जो टेस्टिकल्स आर स्टार्ट डिसेंडिंग फ्रॉम एब्डोमेन टू दी स्क्रोटल सैक एंड दे आर एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग। आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ा होगा, है ना, एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग, वहां तक वो उस लेवल तक आ चुका होता है टेस्टिकल्स जो कि एब्डोमेन में होते हैं। उसके बाद ये डिसेंड करते हैं। 9 मंथ्स की एज में कंप्लीट होने पर ये टोटल पूरे डिसेंड हो जाते हैं। तो 8th मंथ में हमें डिसेंड इसका देखने को मिलता है। राइट टेस्ट इज डिसेंड फर्स्ट, देयर आफ्टर लेफ्ट। ये हमारा 8th मंथ का इंपॉर्टेंट फीचर है। 9 मंथ ऑफ इंटरयूटरन लाइफ, और इसी को हम फुल टर्म बेबी भी बोलते हैं। इसमें जो ग्रॉसली वेट अगर देखें तो 2.25 टू 3.5 kg इसमें हम मेजर करते हैं। नेल्स आर थिक एंड अप टू द टिप ऑफ फिंगर। नेल्स जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, थिक होते हैं और फिंगर्स की टिप तक होते हैं। CRL एंड हेड सरकमफ्रेंस बोथ आर इक्वल एंड अबाउट 2/3 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है CRL। तो CRL क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ जो होती है, एक क्राउन से हमारे जो रम्प होता है, बटक्स, वहां तक की लेंथ ली जाती है, और उसी का वो और हेड सरकमफ्रेंस दोनों इक्वल होता है इस एज में, और जो कि 2/3 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ का पार्ट होता है। सो वी आर नाउ एबल टू आइडेंटिफाई द एज बाय दिस अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। यही 1 से लेके 9 तक के हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक से हम एक इन्फेंट की एज को बता सकते हैं या बतला सकते हैं। नंबर सेकंड जो हमने ऑटोप्सी सर्जन की ड्यूटी पड़ी थी वह थी स्टिल बॉर्न, डेड बॉर्न और लाइव बॉर्न। तो अब हम जानते हैं कि स्टिल बॉर्न क्या होता है। स्टिल बॉर्न्स आर द न्यू बॉर्न हु इज बॉर्न आफ्टर द एज ऑफ एबिलिटी एंड डजंट शोज द साइन ऑफ लाइफ। सो इसका मतलब है स्टिल बॉर्न वह इन्फेंट है
जो कि एज ऑफ वायबिलिटी को तो क्रॉस कर चुका है, पर उसमें लाइफ लाइफ का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स वह डेड रहता है। तो इसमें क्या होता है, डेथ अकर्स इन द मैटरनल पैसेज ड्यू टू एस्फिक्सिया। मैटरनल पैसेज में जब वो डिलीवरी उसकी होती है उस समय ये उसकी डेथ हो जाती है। और मैटरनल पैसेज में अगर डेथ हो रही है तो उसका मतलब है कि वो एस्फिक्सिया यानी दम घुटने के कारण या ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसकी मृत्यु होती है। इन द स्टिल बॉर्न बेबी के अगर हम एल्वुलाई को देखें, एल्वुलाई आर कोलैप्स्ड एंड होल ऑफ द ब्रोंकियल ट्री इज फिल्ड विद द एमनोटिक फ्लूइड, बिकॉज हमारे लंग्स इस एज में वायबल हो चुके हैं और लंग्स जो है वो अपना स्टार्ट करता है वर्किंग, फंक्शन करता है। उस जगह पर बच्चा सांस लेता है मैटरनल पैसेज में। तो जब वह सांस लेता है तो उसके साथ एमनोटिक फ्लूइड भी सक होके लंग्स के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से हमें ब्रोंकियल ट्री में और जो हमारे एल्ब्यूलाई है उसमें हमें देखने को मिलता है कि एमनोटिक फ्लूइड का कलेक्शन वहां पर देखने को मिलता है। तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये जो बॉर्न बेबी है वो क्या है, स्टिल बॉर्न है। नंबर सेकंड इसमें आता है डेड बॉर्न फीटस। डेड बॉर्न फीटस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीज हमें उसमें देखने को मिलेंगी, तो वो हम देखते हैं। डेथ ऑफ द फीटस अकर इन द यूटेरस। इस केस में क्या हो रहा है कि डेथ, बच्चा डेड बॉर्न हो रहा है लेकिन जन्म लेते समय नहीं मरा वो, मतलब पहले से ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, यूट्रस में, है ना, वो डेड हुआ है यूट्रस के अंदर। द डेड बॉडी शोज एनी वन ऑफ द फीचर्स। इनमें से अगर एक भी फीचर देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे उसे डेड बॉर्न फीटस। द प्रेजेंस ऑफ राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस मतलब स्टिफनिंग। स्टिफनिंग अगर बॉडी की हमें देखने को मिलती है, अगर राइगर मोर्टिस सेटअप हो चुका है तो हम उस केस में बोलेंगे डेड बॉर्न फीटस। नंबर टू, या तो राइगर मोर्टिस देखने को मिलता है और मैसरेशन, मैसरेशन हमें अगर देखने को मिलता है, या ममिफिकेशन अगर हमें देखने को मिलता है उसकी बॉडी का। इन तीनों में से आउट ऑफ द थ्री एनी वन कैन बी नोटिस्ड इन द बॉडी दैट सजेस्टेड द फीटस इज डेड बॉर्न फीटस। तो हम उसको डेड बॉर्न फीटस डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो भी हमने डिस्कस करा, जैसे कि राइगर मोर्टिस, मैसरेशन एंड ममिफिकेशन, ये तीनों प्रोसीजर्स क्या होती हैं, इसमें किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो पहला है राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस विल नॉट अपीयर इफ द एज ऑफ द फीटस इज लेस देन 7 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। मैसरेटेड बॉडी डेवलप्स आफ्टर 3 to 4 days आफ्टर द डेथ ऑफ द इन्फेंट और जो fetus in the uterus, and this occurs whenever there is entry of the air in the amniotic fluid। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अगर एयर का पासेज हुआ है तो वहीं पर उसका मैसरेशन, मैसरेटेड बॉडी हमें देखने को मिलेगी। द मैसरेटेड चाइल्ड इज सॉफ्ट। मैसरेटेड चाइल्ड जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, एंड व्हेन द बॉडी इज केप्ट ओवर द टेबल इट फ्लैटेंड डाउन एंड द स्मेल इज वेरी फाउल फ्रॉम द बॉडी। Bulbs or peeling of epidermis is also seen, along with discontinuation of the skin is also seen। तो हम इसमें मैसरेटेड में देख रहे हैं, जो मैसरेटेड चाइल्ड रहेगा वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, और अगर हम इसको एक टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये फ्लैटेंड हो जाएगा, पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा, एकदम टेबल से चिपक जाएगा। इसकी जो स्मेल रहेगी वो फाउल रहेगी, बहुत ही गंदी स्मेल हमें मिलेगी। बेल्ब्स जो रहते हैं, एपिडर्मिस की पीलिंग हमें देखने को मिलती है, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्किन भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। इस केस में 2 साइंस कैन बी नोटिस इन द डेड बॉर्न फीटस, जिसमें कि मैसरेटेड है। सो 2 साइंस कैन बी नोटिस इन द डेड बॉर्न फीटस। क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे, 2 साइंस ऐसे हैं जो कि एक डेड बॉर्न फीटस में हमें देखने को मिलेंगे। सो मैसरेटेड बॉडी सबसे बड़ा एक साइन है डेड बॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमें स्पाल्डिंग साइन और रॉबर्ट साइन, 2 प्रकार के ऐसे साइन हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला साइन है स्पाल्डिंग साइन, जिसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ ब्रेन। ब्रेन के श्रिंकेज होने के कारण हमें क्रेनियल बोन्स जो रहती हैं उनका ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है।
ये दर्शाती है कि जो डिलीवरी हुई है वह वेजाइनल डिलीवरी है, जिसके वजह से हेड जब पास करता है वेजाइना से, उस केस में हमें ये देखने को मिलता है स्पाल्डिंग साइन। दूसरा साइन है हमारा रॉबर्ट साइन। इसमें प्रेजेंस ऑफ द एयर और गैसेस इन द चेम्बर ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स, और जब हम हार्ट का डाइसेक्शन करते हैं, जब हम पीएम करते हैं, तब हमें उसमें गैस के कुछ बबल्स देखने को मिल सकते हैं। दिस डेवलप्स आफ्टर 12 आवर्स ऑफ डेथ। ये हमें 12 आवर्स ऑफ डेथ के बाद देखने को मिलते हैं। बट दिस साइन इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, क्योंकि गैस अगर आप देख सकते हैं, गैस को आप कैसे पहचान पाएंगे? अगर जैसे ही आप कट लगाएंगे, हो सकता है गैस का बुलबुला तभी निकल जाए। सो इसे हम एक थ्योरेटिकल साइन भी बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल में हमें देखने को नहीं मिलता है, या देखने को मिलता है तो बहुत कम देखने को। डेड बॉर्न फीटस में हमने एक फीचर और देखा था, जो था ममीफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो वो क्या होता है? अकर्स इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एक ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही देखने को मिलता है, जिनमें से नंबर वन क्या रहेगा? व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द फीटस इज डेफिशिएंट। जो ब्लड सप्लाई थी वो डेफिशिएंट रहेगी, कम रहेगी, तभी मम्मी बनेगा। देयर इज नो एंट्री ऑफ द एयर इन द यूटरस। सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड जो सर्कमस्टांसेस है वो है देयर इज नो एंट्री ऑफ द एयर। अगर जब एयर नहीं जाएगी तो वहां पर मॉइस्चर रहेगा और वहां पर बहुत सारी बैक्टीरियल एक्टिविटी होंगी, जिसके कारण से बॉडी का ममिफिकेशन होगा। नंबर 3, डेफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ही कम है, जिसके कारण से वहां पर उस प्रॉपर उस बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है ना, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रोटेक्ट भी करता है उसको, तो वो जब नहीं मिल रहा है तो वहां पर बॉडी ममिफाइड मिलेगी। When the liquor amna is scanty, there only the baby, then only the baby is mummified. If present, the skin is wrinkled and body is shrunken. तो ये सारे हमारे ममिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर 3 हमारा था इसमें लाइव बॉर्न बेबी। तो हमें लाइव बॉर्न बेबी के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। तो फीचर्स विच वी ऑब्जर्व टू से द बेबी इज अलाइव। अगर बच्चा जीवित पैदा हुआ था तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है क्राइंग, रोना। वाई sometimes, but sometimes the exception are there. The baby may cry when the head is in the vagina. This will called as vagitus vaginalis. क्राइंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिस समय एक्सेप्शंस रहती हैं, क्योंकि द बेबी में क्राई व्हेन द हेड इन द वजाइना, वजाइना के अंदर भी बच्चा क्राई कर देता है, तो उसको वजाइटस वेजिनालिस कहते हैं। एंड द बेबी में क्राई व्हेन द हेड इज इन द यूट्रस। अगर यूट्रस के अंदर ही बच्चा क्राई कर दिया है तो उसको वजाइटस यूटेरिनिस कहते हैं। ये दो अनदर टर्म है जो कि बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए। तो आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। These two are not the sign of live birth, और ये दोनों ही लाइव बर्थ के साइन नहीं हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाई द बेबीज क्राई। बेबी क्राई ही क्यों करता है? तो सम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, सो दैट बेबी क्राइंग हेल्प इन एक्सपेलिंग आउट द एमनियोटिक फ्लूइड। जब डिलीवरी हो रही होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का उसके लंग्स में चला जाता है, और क्राइंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है, कफिंग के साथ एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। एंड सम अमाउंट एक्सपेल्ड व्हेन द चेस्ट इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी, और जब चेस्ट का कंप्रेशन है उस समय भी ये देखने को मिलता है, बाहर आ जाता है। अब देखते हैं कि वाई वजाइटस यूटेरिनस एंड वजाइटस वेजिनालिस अकर्स। ये होते ही क्यों है? इट अकर्स बिकॉज नंबर 1, if operative manipulations are there, the baby may cry. अगर ऑपरेट कर अगर उसको बच्चे को अगर निकाल रहे हैं उस समय हमें क्राइंग देखने को मिलती है। नंबर 2, if the fetus फीलिंग एक्सफेक्सिया,
अगर उसमें फीटस को घबराहट होती है, फीटस का दम घुटता है, उस समय हमें ये देखने को मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे इफ द फीटस इज फीलिंग एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया के द्वारा। और थर्ड है द इफ द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन द बेबी में क्राई, अगर मेम्ब्रेन का अगर रप्चर हुआ है उस समय भी यह बेबी क्राई कर सकता है। ठीक है। लाइव बर्थ का अनदर साइन है हमारे पास किडनी। किडनी में हमें क्या देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। व्हेन वी कट द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी इन द रीनल पेल्विस वी मे फाइंड द येलो ब्राउन क्रिस्टल्स, दीज आर ऑफ द यूरिक एसिड। If they are present in the most of the cases, it suggests the live birth exceptionally in the stillborn baby. This crystal may also be seen. तो जब हम किडनी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उस समय हमें रीनल पैलेस में येलो ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक यूरिक एसिड के कारण बनते हैं। और यही यही दर्शाते हैं कि जो बेबी का बॉर्न हुआ था वह लाइव बॉर्न हुआ था, जिंदा हुआ था। ठीक है। एक समय एक्सेप्शन रहता है जिस समय ये स्टिल बॉर्न बेबी के केस में भी ये मतलब किडनी के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो वही इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शनली इन द स्टिल बॉर्न बेबी दिस क्रिस्टल में ऑल्सो बी सीन। लाइव बर्थ का अनदर साइन है रेस्पिरेशन। साइन ऑफ द रेस्पिरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइव बर्थ फ्रॉम द स्टिल बर्थ एंड डेड बॉर्न बेबी। तो जो रेस्पिरेशन का साइन है वो तीनों में डिफरेंशिएट करने में, लाइव बॉर्न, डेड बॉर्न और स्टिल बॉर्न, इन तीनों में डिफरेंशिएट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं कि रेस्पायर्ड लंग और अनरेस्पायर्ड लंग्स में क्या अंतर होता है, और उससे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्यों किया जाता है, और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की क्या इंटेलिजेंस चेक करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट का दूसरा नाम है राइगार्ड्स टेस्ट। और अब हम देखते हैं कि इसको हम क्यों करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। सो वी डू दिस टेस्ट जस्ट टू डिफरेंशिएट द बेबी विच वॉज बॉर्न इज वॉज अलाइव और डेड बॉर्न। सो वेन एवर लंग इज रेस्पायर्ड द वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज। जैसे ही लंग अगर रेस्पायर करता है तो उसकी जो लंग की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, so that the specific gravity of lung is reduced। स्पेसिफिक ग्रेविटी लंग की क्या होती है, रिड्यूस होती है। जिसे हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की क्या है, 1 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेस्पायर्ड लंग क्या है, 0.94, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अनरेस्पायर्ड लंग इज 1.45। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। सो वेन एवर अ लंग और अ पार्ट ऑफ लंग फ्लोट्स ऑन द वाटर इट मीन्स द लंग वॉज रेस्पायर्ड, or when all the pieces of lungs are sinks in the water it means the lung is unrespired। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो वह लंग जो है वो डूब जाएगा, है ना, सिंक हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कम है तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर रेस्पायर्ड लंग की हमने देखा 0.94 है और अनरेस्पायर्ड की कितनी है 1.45, वेरएज वाटर की कितनी है 1 है, तो वो स्टेबल है। अगर कम रहेगी तो फ्लोट करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से, और वाटर से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। व्हेन द टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, किस समय ये टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ना, किस समय ये रिक्वायर्ड नहीं होगा वो हम देखते हैं। कैसे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये टेस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो पहला, प्रेजेंस ऑफ मिल्क इन द स्टमक। अगर मिल्क अगर स्टमक के अंदर हमने देखा, फाइंड आउट किया, तो उस समय ये टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इफ द एज ऑफ फीटस इज लेस देन 7 मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, अगर 7 मंथ से उस बच्चे की एज कम है, एज ऑफ द वायबिलिटी से कम है, तो उस समय भी यह टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बेबी कैन नॉट रेस्पायर बिकॉज लंग्स आर नॉट डेवलप्ड। 7 मंथ में हमने देखा कि लंग्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, तो अगर वो डेवलप ही नहीं है तो इस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि अल्सर और स्कार अगर प्रेजेंट है अम्बिलिकल रीजन में, तो यह भी लाइव बर्थ का साइन है। ये भी दर्शाता है कि जो बेबी का बॉर्न हुआ था वह लाइव बॉर्न था। ऑल द साइन ऑफ द लाइव बर्थ सो दैट
all are the sign of the life birth, so that hydrostatic tests are not necessary to do. इसीलिए हम ये टेस्ट नहीं करेंगे अगर ये सारे साइन हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि यह जो टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव होता है और फॉल्स नेगेटिव होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलत तरीके से वो पॉजिटिव होता है, उस केस किन केस में हमें देखने को मिलता है? नंबर 1, मम्मीफाइड और मैसेरेटेड बॉडी। अगर मैसेरेटेड बॉडी है या मम्मीफाइड बॉडी है तब हमें देखने को मिलता है, या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अगर बच्चे का किया गया है, उसमें प्रोसीजर्स की गई हैं, मैन्युअर्स किया गया है, तो उस समय हमें यह फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वेयर इज सेकेंड फॉल्स नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा निमोनिया में। अगर बच्चे को निमोनिया था उस केस में हमें ये फॉल्स नेगेटिव देखने को मिलेगा। और एटेलैक्टेसिस एक टर्म होती है, वो भी आप पढ़ेंगे क्या होता है। उस कंडीशन में भी एक लंग डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी हमें फॉल्स नेगेटिव देखने को मिलता है। सो अब बारी आती है कि हाउ वी परफॉर्म द टेस्ट, हाउ टेस्ट इज परफॉर्म, कि हम इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप लंग्स प्लस ट्रैकिया को लाइगेट करेंगे, ठीक है। लंग्स को लेंगे, बच्चे के जो आपने डाइसेक्ट किया है उसके लंग्स आप निकालेंगे और जो ट्रैकिया उसको लाइगेट करेंगे। तो पहले तो हम देख लेंगे कि किस कंटेनर में आपको टेस्ट करना है। तो मोस्ट आइडियल कंटेनर क्या रहेगा? डिप द होल लंग इन द बकेट, then if the lung is float it means this is respired lung and the test is positive. If the lung is sinks down, then we will put the lung one by one in the bucket. After that, if it sinks down again or float again, we will do the same procedure. Then we will cut the one lung into 10 to 12 pieces. Then each pieces will put in the tub or one by one and see the activity. If all pieces float, the test is positive. सो जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले तो मोस्ट आइडियल कंटेनर इसमें चुनना है, जो कि 1 से 2 फीट की उसकी 2 फीट करीब उसकी हाइट होना चाहिए और 1 फीट उसका डाया होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए। वाटर उसमें फिल्ड होना चाहिए कंप्लीटली। और जब हम लाइगेटेड लंग्स और ट्रैकिया से जो लाइगेटेड है उसको हम उसमें डालेंगे लंग्स को वाटर में, तो वह टेस्ट अगर फ्लोट कर गया तो पॉजिटिव आएगा, और अगर सिंक हुआ तो हम उसको फिर अनदर प्रोसीजर करेंगे। अगर फ्लोट कर गया पूरा लंग तो वह टेस्ट पॉजिटिव है और हमें इसके आगे कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और इससे हम अंदाजा लगाएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बेबी बॉर्न हुआ था वो लाइव बॉर्न हुआ था। अगर नेगेटिव अगर आता है रिजल्ट, जैसे कि दोनों के दोनों लंग्स सिंक अगर कर गए हैं, तो हम उसकी प्रोसीजर जो अपनाएंगे वो रहेगी, पहले हम एक लंग को डालेंगे, पूरा लंग्स को कट करेंगे, एक उसको डालेंगे। अगर फिर भी अगर वो सिंक करा तो पर्टिकुलर उसी लंग्स का, जैसे कि लेफ्ट लंग ले रहे हैं तो लेफ्ट और राइट तो राइट, तो लेफ्ट लंग के हम 10 से 12 पीसेस करेंगे इक्वल साइज के। फिर हम एक एक पीस को वाटर की बकेट के अंदर डालेंगे। कोई भी 10-12 पीस में अगर एक भी पीस अगर फ्लोट किया तो हम उसको रेस्पायर्ड लंग ही मानेंगे, और अगर उनमें से अगर एक भी पीस नहीं फ्लोट हुआ या सिंक हो गया तो हम उसको अनरेस्पायर्ड लंग मानेंगे। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे राइट लंग के लिए, दोनों लंग्स का टेस्ट हमें करना होगा, और इस तरीके से ये टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हम बता सकते हैं। इफ द पीसेस ऑफ आर सिंक डाउन अगेन कट द लंग इनटू 10 to 12 पीस, जैसे कि मैंने आपको बताया। इफ वन और मोर पीसेस आर फ्लोट्स and one or more pieces are sinks down, so the test is positive and this shows that the baby was born alive but respiration is feeble। जैसे कि आपने देखा कुछ पीसेस जो है वो सिंक कर जाएंगे, कुछ फ्लोट कर जाएंगे, तो उस केस में आपको अंदाजा लगाना है, उस केस में आपको इन्फेरेंस ये निकालना है कि जो बच्चा जीवित तो हुआ था, जीवित पैदा ही हुआ था, लेकिन जो उसकी रेस्पिरेशन थी वो बहुत वीक थी, फीबल थी, जिसके कारण से पूरे लंग्स के अंदर एयर नहीं फिल्ड हुई। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फेंटिसाइड का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू।